जांच के दौरान तो ये भी पता चला था कि जो लोग मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे वो भागवत पर भी निशाना साधने तरीके की भी बातें आई थी। कहीं ना कहीं किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। वो जो मरे मालेगांव में, वो जो मरे बॉम्बे ब्लास्ट में, यानी वो आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। वो अभी भी समाज का हिस्सा है। वो कभी भी इस देश के अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं। हमें चिंता है कि आपने भगवा टेरर कह दिया, आपने जिहादी टेरर कर दिया, आप मुसलमानों को आतंकवादी मानते हो, कहते आप हिंदुओं को आतंकवादी मानते। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, और कोई इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश नहीं करता कि हमारी आतंकवाद से लड़ने की दरअसल कोई रणनीति है ही नहीं। यही तो लिट्टे भी यही काम करता है ना, यही तो ISIS भी यही काम करता है। तो ये आतंकवाद एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो एक्सट्रीम वायलेंस का इस्तेमाल करती है, धर्म का सहारा लेती है, दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यही तो हो रहा था। गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग सेकुलर भी थे और नेशनलिस्ट भी थे। अगर नेशनलिस्ट नहीं होते तो कुर्बानियां नहीं देते, जेलों में नहीं जाते। ये कहने के लिए कि भाई अगर आप ये बात प्रचारित होगी कि मुसलमानों ने हिंदुओं के धर्म की पहचान करके उनका कत्ल किया, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा होगी और दंगे जैसी संभावना पैदा होगी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में खुद कहा था संसद के अंदर। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है उन्होंने ये इस बात को इशारा किया था। नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने पिछला जो एपिसोड था आशुतोष जी के साथ, उसको देखा और लाखों लोगों ने उसे पसंद किया। 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स उसको पसंद कर रहे थे और उस पर अपनी राय रख रहे थे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जो है हमेशा खरी खरी बात करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय थोड़ा सा और ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। वो है बात, अभी कल ही मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एक फैसला आया जिसमें 7 आरोपियों को, साध्वी प्रज्ञा समेत, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। उस घटना में 2008 की उस घटना में 6 लोग मारे गए थे। इससे कुछ दिनों पहले एक और फैसला आया था बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट का, उसमें भी जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। तो इसके बाद ये बहस शुरू हो गई है, इसमें खासतौर से ATS से लेकर NIA तक का मसला कि क्या बात है। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर तो एक बड़ा शब्द कॉइन किया गया था उस वक्त में कांग्रेस की सरकार ने, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। कुछ लोगों ने उसे हिंदू आतंकवाद भी कहा था, लेकिन सैफरन टेरर के नाम पर वो चला। उस वक्त में UPA की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। सुशील कुमार शिंदे साहब होम मिनिस्टर थे और RK सिंह साहब होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। एक शब्द पहले, बहुत जमाने पहले हुआ था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, वो था स्यूडो सेक्युलरिज्म का। और अभी 2 दिन पहले संसद में अमित शाह जी ने जवाब देते हुए कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवाद का धर्म होता या नहीं होता, या सैफरन टेरर होता है, इस सब पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर भी हैं, बहुत कुछ उस पर भी बहुत साफ साफ तरीके से लिखते हैं और हमेशा खरी बात के लिए जाने जाते हैं। आशुतोष जी, जो फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट का, उसमें पहला सवाल, मतलब जो फैसले पर तो हम क्या चर्चा करेंगे, लेकिन सैफरन टेरर को लेकर एक डिबेट शुरू हुई जो 2008 में शुरू हुई थी। क्या आप उस शब्द को, कॉइन जो शब्द किया गया था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए विजय जी, मेरा तो हमेशा से इस बात का मानना रहा है कि ना तो कोई सैफरन टेरर होता है, ना कोई जिहादी टेरर होता है, ना कोई इस्लामिक टेरर होता है, ना कोई हिंदू आतंकवाद होता है, ना कोई क्रिश्चियन आतंकवाद होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसको इस्लाम से जोड़ेंगे, आप हिंदू धर्म से जोड़ेंगे, जैसे आप क्रिश्चियनिटी से जोड़ेंगे, वैसे आपके कहने का मतलब ये होगा कि दरअसल धर्म जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या धर्म जो है वो अपने आप में हिंसा को बढ़ावा देता है। ये परिभाषा ही अपने आप में गलत है। तो जब इसको हिंदू टेरर कहा गया था, उस वक्त भी मैंने इसकी आपत्ति की थी, और जब मैं अपने चैनल पे था, जब मैं IBN 7 देखता था, उस वक्त भी मैंने इस बात को बार बार मैं कहता था कि भैया ना तो जिहादी टेरर लिखिए, ना इस्लामिक टेरर लिखिए, ना हिंदू, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद लिखिए आप उसको। तो मैं इस शब्द के क्वाइन करने के ही खिलाफ हूँ। लेकिन चूंकि ये शब्द अपने आप में एक राजनीतिक शब्द हो गया और इस पर एक डिबेट शुरू हो गई, और जो पूरी की पूरी डिबेट है ये एक सूडो डिबेट है, मतलब एक छद्म बहस है, छद्म विमर्श है। क्यों ये बात मैं कहता हूं? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखिए, जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसमें भी 12 के 12 लोग बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए। कोर्ट ने क्या बोला? नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस, नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस।
19 साल लोग जेल के अंदर रहे। मालेगांव में भी क्या हुआ, 7-7 8-8 साल लोग जेल के अंदर रहे और बाद में पता चलता है कि कोई भी उसमें जिम्मेदार नहीं है, सब बाइज्जत बरी हो गए। अब ये दो घटनाओं को अगर आप देखिए, एक को तो जिहादी आतंकवाद कहा जाता है, दूसरे को भगवा आतंकवाद कहा जाता है। अंदर की कहानी क्या है? जो बिग पिक्चर ये है कि हिंदुस्तान की आतंकवाद से लड़ने की रणनीति क्या है, कि अगर मुंबई में ब्लास्ट होता है जिसमें लोग दर्जनों लोग मारे जाते हैं, मालेगांव में ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोग मारे तो जाते हैं, 150 से ज्यादा लोग, 160 से ज्यादा लोग मारे गए, बिल्कुल सैकड़ों लोग जो है वो घायल हो जाते हैं, हजारों परिवारों को नुकसान होता है, पूरा देश ट्रॉमेटाइज्ड रहता है कि ये क्या हो रहा है। उसमें हम किसी को भी दोषी नहीं साबित कर पाते। और मुकदमे कब से चल रहे हैं? 2006 से मुकदमे चल रहे हैं 2025 तक, 2008 से मुकदमे चल रहे हैं 2018, 18 साल मालेगांव गांव ब्लास्ट में लग गया एनआईए कोर्ट को फैसला सुनाने में। अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में यानी 50 साल लग जाएंगे। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे सोनिया गांधी पीछे रही हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो या आरएसएस उनके पीछे लगी हुई हो, हमारी क्या आतंकवाद से लड़ने की टैक्टिक्स क्या है? हमने एनआईए क्रिएट किया, एनआईए क्रिएट करने के बाद लगा कि आतंकवाद पे लगाम लगा, उसका भी इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए आप। जो मालेगांव ब्लास्ट की बात है, इसमें 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, एटीएस जो महाराष्ट्र की है और एनआईए। दोनों का इन्वेस्टिगेशन परस्पर विरोधाभासी है। एनआईए को एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में भरोसा नहीं, और एटीएस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था एनआईए ने उसको दरकिनार कर दिया। नहीं, तो लेकिन यही सवाल महत्वपूर्ण है ना, यहीं पर मैं इसी बात पे आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां अगर किसी निष्कर्ष नहीं पहुंच रही, एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी, तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। वो जो मरे मालेगांव में, वो जो मरे बॉम्बे ब्लास्ट में, यानी वो आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, वो अभी भी समाज का हिस्सा है, वो कभी भी इस देश के अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं, हमें चिंता है कि आपने भगवा टेरर कह दिया, आपने जिहादी टेरर कर दिया, आप मुसलमानों को आतंकवादी मानते हो, कहते हैं आप हिंदुओं को आतंकवादी मानते। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, और कोई इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश नहीं करता कि हमारी आतंकवाद से लड़ने की दरअसल कोई रणनीति है ही नहीं, कोई रणनीति। मेरे ख्याल से टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, 6 से 1 साल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगले 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से बननी चाहिए, और 1.5 साल के अंतर्गत ये तय हो जाना चाहिए कि जो ब्लास्ट हुआ उसके दोषी को सजा मिल जाए। हम ये काम नहीं करते हैं। ये इसलिए मैं इस पूरी डिबेट को सूडो डिबेट मानता हूँ। सूडो शब्द पर तो और चर्चा होगी, क्योंकि सूडो शब्द भी अपने आप में बहुत डिबेटेबल हो गया। लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा और स्टार्ट से, आपने जो बात की वो तो बहुत ठीक बात है, उचित बात है। मसला क्या है, आपने कहा कि एटीएस और एनआईए की रिपोर्ट में विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि क्या जांच एजेंसी, जब एटीएस जो मामला कर रही है और जो कोर्ट ने काम, इस मामले में और बॉम्बे ब्लास्ट में एक फर्क है कि वहां पर सबूत नहीं मिले, यहाँ पर कहा गया कि सबूत तो तरीके से ठीक से लिए ही नहीं गए, कि वो जो बाइक है उसके चेसिस का नंबर भी नहीं है, ब्लास्ट के लिए भी तय हो गया कि वो बाइक से हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी बात हुई। लेकिन मेरा सवाल है कि एटीएस जो है महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, एंटी टेरर स्क्वाड है, उसकी रिपोर्ट में साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को, जो भी नाम है 7 नाम, उनको बनाया गया आरोप। आज मैं कोई देख रहा था कि एक एटीएस के बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया या पोस्ट किया कि उनको कहा गया था कि मोहन भागवत को उठा लो इस पूरे मसले पर, और वो माइनॉरिटी से हैं, कोई मतलब हिंदू या उस तरह से नहीं है, लेकिन एटीएस के ऑफिसर हैं, उनको किया गया। और उसके बाद जब एनआईए आ गई, उस समय केंद्र मतलब सरकार तो उस समय यूपीए की थी, लेकिन जब 2016 में चार्जशीट किया गया तो बीजेपी की सरकार थी। क्या पॉलिटिकल एजेंसी, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के हिसाब से काम करते हैं? देखिए, आपने अब कौन एटीएस का अधिकारी आज 17 साल बाद, 18 साल बाद ट्वीट करा, इसका कोई मतलब उसको छोड़ दीजिए, वो छोड़ दें। हाँ, कोई मतलब नहीं है। लोग ये भी कहते हैं हेमंत करकरे। अब हेमंत करकरे जब 26/11 हुआ तो उसमें वो शहीद हो गए, तो क्या इस आधार, चूंकि वो शहीद हो गए, क्या इस आधार पर हम कह दें कि उन्होंने जो पूरी जांच की थी पूरी तरीके से सही थी, या ये कह दें कि चूंकि वो उनके जमाने में हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल हुआ था इसलिए उन्होंने जानबूझ के हिंदू धर्म को फंसाने की कोशिश की? ये भी दोनों ही तर्क गलत है दरअसल। अब जैसे आपने मोहन भागवत की बात की, जांच के दौरान तो ये भी पता चला था कि जो लोग मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे वो भागवत पर भी निशाना साधने तरीके की भी बातें आई थी।
जी और इस तरीके की भी आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं इस बारे में, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मेरा साफ तौर पर इस पूरे मामले में मानना यह है कि दो सरकारें थी जांच के दौरान, दोनों में से एक सरकार कहीं ना कहीं गलती कर रही है। इनमें से दोनों या तो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जो मुंबई ब्लास्ट का जो मालेगांव ब्लास्ट की जो जांच पड़ताल हुई थी, या तो उसने राजनीतिक दबाव डाल के पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, या 2014 के बाद से जो एनआईए ने 2016 में जो रिपोर्ट दाखिल की थी, चार्जशीट दाखिल की थी, और कोर्ट में ये कहा था कि इस पूरे मामले में सबूत नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा इसको मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और एनआईए की कोर्ट ने कहा था ना, प्राइमा फेसाई साक्ष्य मुझे मिलते हैं, इसलिए मुकदमा चलना चाहिए। तो किस सरकार ने अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला? कौन सी सरकार? इसका ना आपको कभी पता चलेगा ना मुझे कभी पता चलेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक सरकार तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही थी या अधिकारियों को दबाव डाली थी। सवाल ये नहीं कि राजनीतिक आकाओं ने दबाव डाला या दबाव नहीं डाला, सवाल ये है कि अधिकारी क्यों इस दबाव में आते हैं। हमारी संस्थाएं, चाहे एटीएस हो चाहे एनआईए हो, उनकी कार्यप्रणाली पर क्यों संदेह होता है? क्यों वहां ऐसे अफसर होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर भी राजनीति के हिसाब से फैसले करते हैं? यह बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल पे कभी चर्चा नहीं होती। मेरा मानना यह है कि अगर एटीएस ने गलत तरीके से एविडेंसेस उठाए और गलत लोगों को फंसाने की कोशिश की, तो यह अपराध है, और ऐसे में उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस ब्लास्ट में जिन लोगों को एक्यूज बनाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई की वो। और अगर एनआईए के अधिकारियों ने इस पूरे मामले को प्रभावित करके जांच को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों की भी जांच हो, लेकिन ये कभी जांच नहीं हो पाएगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारे यहाँ अधिकारी तो दे आर रेडी टू डांस, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर अगर डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, तो फिर उनका राजनीतिक करियर, उनको प्रमोशन मिलता जाएगा, फिर वो पुलिस कमिश्नर बन जाएंगे, फिर डीजीपी बन जाएंगे, फिर उसके बाद गवर्नर बन जाएंगे। ये एक प्रवृत्ति हो गई इस देश के अंदर। तो जहां इंडिपेंडेंट तरीके से रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, राष्ट्र के साथ जुड़ना चाहिए, संविधान के साथ जुड़ना चाहिए, वहां अब वो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ने लगे हैं। ये आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे खतरनाक बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि साध्वी प्रज्ञा दोषी है या नहीं दोषी है। मैं ये मानता हूं कि जो मालेगांव ब्लास्ट के दोषी थे, और जैसा कोर्ट के फैसले से लगता है, वो आज भी अगर बाहर घूम रहे हैं, समाज का हिस्सा है, तो ये देश के लिए, समाज के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन सर, इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि जो लोग बरी हो गए, कल बरी हुए मालेगांव ब्लास्ट में या बॉम्बे ब्लास्ट में, उससे जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी उनको मिली या नहीं मिली, एक तो फैसला मतलब ये है। दूसरा ये है कि क्या जिन लोगों को बरी किया गया वो बेवजह 15 साल, 10 साल, 8 साल जेल में और सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान उठाते रहे, उस हर्जाने को भी तो देखना चाहिए। हम समझते हैं कि ये सवाल तो खड़ा कर सकते हैं भाई वो ब्लास्ट के आरोपी छूट गए, लेकिन उनकी जिंदगी को भी तो आपने 15 साल जेल में रखा है, उसका क्या? बिल्कुल मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर यह है कि हम मालेगांव ब्लास्ट के संदर्भ में तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बॉम्बे ब्लास्ट के संदर्भ में कहीं कोई मैंने टीवी पे डिबेट नहीं देखी। नहीं, मैं तो बॉम्बे ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, आज के अखबारों में देखिए फ्रंट पेज पे खबर छपी हुई, खूब लंबे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? बॉम्बे ब्लास्ट में लोग छूट गए, क्यों नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तब तो ना तो महाराष्ट्र, तब तो आप फौरन भाग गए सुप्रीम कोर्ट, और भागने के बाद आपने यहां तक कह दिया कि भाई इस मामले में फौरन हमको स्टे मिलना चाहिए। वो स्टे भी मिल गया। क्या आज मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर हाई कोर्ट में जाके कोई स्टे लेने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। ये द्वैत क्यों है अखबारों के अंदर? ओवैसी साहब भी उसी तरह से कर रहे हैं। वो बॉम्बे ब्लास्ट में बोले कि भाई वो उनका साथ गलत हुआ, यही तो मैं और आज वो जो कह रहे हैं, हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, वह पूरी तरीके से अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करती है। मुझे तो तब हैरानी होती जब बॉम्बे ब्लास्ट में जो 12 लोग जो छूटे 19 साल जेल में रहने के बावजूद, जिनके ऊपर जिहादी आतंकवाद की बात की जा रही थी, उस पर भी इस हमारे देश के तमाम टीवी चैनल्स में जमकर डिबेट होती। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। कोई ये नहीं कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है। मालेगांव के मामले में भी कोई ये नहीं कह रहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में भी कोई नहीं कह रहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर आतंकवाद दोनों ही जगह था, तो दोनों के लिए जो लोग
जिन्होंने मेसअप किया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनके लिए क्या संदेश है? अब जैसे मालेगांव का आप उदाहरण देख लीजिए। 3-4 चीजें हैं जो बिल्कुल वो हमारे परे है उसके। एक, इसमें 13 गवाहों की एक फाइल थी, वो गायब हो जाती है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो फाइल के बारे में कहा जाता था कि एटीएस ने वो गवाही ली थी और एमसीओसीए के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही दी गई थी वो अपने आप एडमिसिबल इन द कोर्ट था, वो गायब हो जाती फाइल। लैपटॉप के बारे में जो है वो कहा जाता था कि उसको पूरी तरीके से असुरक्षित रखा गया, इसलिए वो अनरिलायबल एविडेंस हो गया। 3 लोग, सुनील जोशी जो साध्वी प्रज्ञा की बाइक चला रहा था 2 साल तक, उसका कत्ल हो जाता है और उसके बारे में पता नहीं चलता किसने उसका कत्ल किया। 2 गवाह जो बड़े प्रमुख गवाह थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आरएसएस के लोग हैं, रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे, वो गायब हो जाते हैं। वो अब भी गायब है। हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलता है और उनको लाने के बारे में किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं होती, उसके बारे में कोई वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा दोषी है, साध्वी प्रज्ञा दोषी नहीं है। मोटरसाइकिल किसकी है ये स्टैब्लिश करने में 2 मिनट का वक्त लगता है। उस मोटरसाइकिल में किसने बॉम्ब प्लांट किया, ये भी कोई बहुत बड़ा काम है। इन्वेस्टिगेशन का कारण एटीएस कहती है कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी और उन्हीं के लोगों ने इसमें बॉम्ब प्लांट किया। एनआईए कहता है कि मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ, लेकिन साध्वी प्रज्ञा या उनके साथियों ने इसे बॉम्ब प्लांट किया, ये बात सही नहीं है, ये साबित नहीं होती है। मतलब तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर क्या रही हैं? आप सोचिए, कर क्या रही है वो? तो लेकिन जो होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने, अभी उस दिन जब डिबेट हो रही थी, हाउस में भी डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने इस बात की चर्चा की, वो कश्मीर पर चर्चा कर रहे थे, पहलगाम की चर्चा कर रहे थे। तो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस तो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ती नहीं है। जब पहले सरकार थी एनडीए की, तो पोटा लेकर वो आई थी, पोटा को वो उन्होंने समर्थन नहीं दिया। फिर जॉइंट हाउस बुला के, जॉइंट हाउस की सिटिंग करके, जॉइंट सिटिंग में हमने पास करवाया। वो लगातार उसको बचाने की कोशिश करते रहते। और जिस शब्द को आपने कहा कि स्यूडो तो अडवाणी जी के जमाने में स्यूडो सेक्युलर शब्द के साथ आया था, लेकिन अब जो है वो स्यूडो बहुत सॉफ्ट शब्द हो गया। अब 2 शब्द चल रहे हैं, उनको दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं। एक शब्द है, एक तरफ के लोग कहते हैं फ्रॉड सेक्युलरिज्म और दूसरे लोग कहते हैं फ्रॉड नेशनलिज्म। देखिए, अच्छी बात क्या है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि सेकुलरिज्म गंदा शब्द है। वो कह रहे हैं जो सेकुलरिज्म आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो असली सेकुलरिज्म नहीं। आजादी ने भी ये नहीं कहा कि सेकुलरिज्म में प्रॉब्लम है। और आप जानते हैं कि आज सेकुलर शब्द को वाकई में गाली देने की कोशिश की जाती है। जो लोग सेकुलर हैं उनको गाली माना जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि राजनीतिक पार्टियां आज भी सेकुलरिज्म को खुलकर फ्रॉड नहीं कहती। सेकुलरिज्म जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको फ्रॉड कहती। नेशनलिज्म, यही साथ नेशनलिज्म के साथ है कि क्या जो लोग नेशनलिस्ट है क्या वो गाली है? बिल्कुल गाली नहीं। तो ये दरअसल हर राजनीतिक पार्टी, हर विचारधारा अपने चश्मे से देखने की कोशिश करती है। क्योंकि बीजेपी आरएसएस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इसलिए कहा जाता है कि उनका राष्ट्रवाद फर्जी है, उनका राष्ट्रवाद फिजूल है, वो बेकार है, वो असली राष्ट्रवाद का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनकी आइडियोलॉजी का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सेकुलरिज्म। तो ये कहा जाता है तुम्हारा सेकुलरिज्म फ्रॉड है, मेरा सेकुलरिज्म अच्छा है। ये जो डिबेट है ये पॉलिटिक्स का, दिस डिबेट इज अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, विक्टिम्स ऑफ आइडियोलॉजी। और इसमें ईमानदारी की कमी है। वो और आडवाणी जी ने बहुत चालाकी के साथ ये कहा कि देखिए भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, असली सेकुलरिज्म का पालन वो नहीं करते, क्योंकि जो हिंदू है वो अपने स्वभाव से सेकुलर है। तो आडवाणी जी तो उसके आगे बहस भी ये हो गई ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, तो जो हिंदू है वो तो अपने स्वभाव से टॉलरेंट है। जो हिंदू है वो अपने स्वभाव से ही जो है, तो भाई इस्लाम में कहां लिखा हुआ है कि आप जाके हिंसा करिए? हिंदू धर्म में कहां लिखा हुआ है कि आप जाके हिंसा करिए? क्रिश्चियनिटी में कहां लिखा हुआ है? क्रिश्चियनिटी का जो सबसे मूल मंत्र है वो है कंपैशन, करुणा। हिंदू धर्म का जो सबसे मूल मंत्र है वो सत्य और अहिंसा। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बात है वो है पवित्रता और समानता। वो कहां कहता, कौन सा धर्म कहता है कि आप जाके तलवार उठाइए और मारना? कोई नहीं कहता। तो जो कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
आतंकवाद वो है जो धर्म का इस्तेमाल करके लोगों का कत्ल करता है और अपनी राजनीति को सिद्ध करता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी डिबेट, इस पर भारत के सभी लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि अगर कहीं कोई आतंकवाद की घटना हो रही है तो उसपे किसी तरीके की पॉलिटिक्स ना हो, उसको धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश ना की जाए, और अगर मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी उतनी कड़ाई से जांच हो और सजा मिले, और जैसे हिंदू कोई इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कड़ाई से जांच हो और उनको सजा मिले, या क्रिश्चियन इन्वॉल्व हो या सिख इन्वॉल्व हो तो उसकी। आप जब खालिस्तानी कहते हैं या खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरे सिख समुदाय को एक तरीके से पेंट कर देते हैं, या जब इस्लामी आतंकवाद की बात करते हैं तो पूरे इस्लाम को आप उसे पेंट कर देते हैं, जब हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं सारे हिंदुओं को आप उस चश्मे से पेंट कर देते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है। क्या विजय त्रिवेदी जी हिंदू आतंकवाद का मतलब क्या विजय त्रिवेदी आतंकवादी हिंदू है इसलिए आतंकवादी? और अगर ये कहा जाता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता तो नाथूराम गोडसे कौन था भाई? कौन था नाथूराम गोडसे? और दुनिया का जो सबसे ड्रेडेड आतंकवादी संगठन था वो तो प्रभाकरन चला रहा था। कहते हैं कि इस्लाम में जो है वो सुसाइड स्क्वाड्स के लिए जगह है क्योंकि हुरे मिलती मरने के बाद। तो वो जो तमिल लिट्टे के जो आतंकवादी थे जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल का मर्डर किया था, असैसिनेशन किया था, वो किस भावना के तहत आके उन्होंने अपने शरीर में बम लगाया के ब्लास्ट कराया था? तो आतंकवाद का कोई स्वरूप होता ही नहीं भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप ब्रेन वॉश करते हैं कुछ खास लोगों को, खास तरीके से ब्रेन वॉश करके आप उनको एक जीवित बम में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जाके लोगों की जान ले लेते हैं। ये जो मानसिकता है, जो लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको जीवित बम में कन्वर्ट करता है और लोगों को जान लेता है, ये सोचते हुए कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे निपटने की जरूरत है। और हम दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे यहाँ एजेंसीज, राजनीतिक पार्टियां, विचारधाराएं इस पर काम नहीं कर रही हैं। मैंने कहा 18-18 साल लग गए सिर्फ ये तय करने में कि साध्वी प्रज्ञा निर्दोष है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती? अरे भाई 1.5 साल के अंदर बता देते, 1 साल के अंदर बचा तो कम से कम साध्वी प्रज्ञा को इतने साल जेल में नहीं रहना पड़ता, उनको टॉर्चर नहीं होना पड़ता। या जो बॉम्बे ब्लास्ट के लोग जो 19 साल जेल में थे उनको मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के कहें कि जो 19 साल लोग जो लोग टॉर्चर हुए, जेल में रहे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी नहीं कहेगी ये बात। कांग्रेस मुसलमानों के बारे में सोचेगी, बीजेपी हिंदुओं के बारे में सोचेगी, और दोनों एक दूसरे को आरोप लगाएंगे कि तुम फर्जी राष्ट्रवादी हो, तुम फर्जी ये फ्रॉड नेशनलिज्म और फ्रॉड सेक्युलरिज्म हुआ ना, जब आप सच को सच नहीं कह रहे। लेकिन इसको एक और मुद्दे से जोड़ा गया कि भाई जितने सेक्युलर लोग हैं, सो कॉल, वो तो उनको फ्रॉड सेक्युलर कहते हैं सब लोग, कि आप कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कोर्ट तो ये कहता ही है। आम सब लोग जो विद्वान लोग हैं, आशुतोष जी जैसे लोग, वो भी कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन लोगों ने कहा कि जब पहलगाम में धर्म की पहचान करके मारा गया तो आतंकवाद का धर्म नहीं है। बिल्कुल आपका बढ़िया सवाल है, लेकिन ये वहां धर्म का इस्तेमाल किया गया एक स्ट्रेटजी के तहत, ये कहने के लिए कि भाई अगर आप ये बात प्रचारित होगी कि मुसलमानों ने हिंदुओं के धर्म की पहचान करके उनका कत्ल किया, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा होगी और दंगे जैसी संभावना पैदा होगी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में खुद कहा था संसद के अंदर। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है उन्होंने ये इस बात को इशारा किया था। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत, और आतंकवाद, मान लीजिए आतंकवाद एक तरीके की पॉलिटिक्स है। आतंकवाद एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो धर्म का इस्तेमाल करती है हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए और हिंसा के आधार पे अपनी राज्य व्यवस्था को बनाने के लिए। आप देखिए, ये जो मालेगांव मामले में जो जानकारियां मिली आई, जो दी गई, अगर वो सच्ची थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहा गया कि अलग संविधान होना चाहिए, अलग झंडा होना चाहिए, हमारा एक अलग गवर्नमेंट इन एग्जाइल होना चाहिए। ये बातें भी सामने आई थी। यही तो लिट्टे भी यही काम करता है ना, यही तो ISIS भी यही काम करता है। तो ये आतंकवाद एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो एक्सट्रीम वायलेंस का इस्तेमाल करती है, धर्म का सहारा लेती है, दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यही तो हो रहा था श्रीलंका के अंदर। सिंगलाज और तमिलियंस के बीच की जो लड़ाई है उसके मूल में यही है। या भारत के अंदर भी तो जो धर्म का पहचान करके जो कत्ल किया गया, वो दरअसल एक राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत, या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत, ताकि हिंदुस्तान के अंदर अस्थिरता पहले, वो उसका मकसद था। और इस बात को कश्मीर के लोगों ने समझा, भारत के लोगों ने समझा, और उन्होंने उसका प्रतिकार किया। कश्मीरी आके खड़े हो गए कि नहीं ये गलत है। और जिस लड़की के पति का कत्ल किया गया था, वो उसने कहा
कि भाई कश्मीर में हमने अपना भाई हमने पति और पिता खो दिया, लेकिन हमने कश्मीर में दो भाई हमको मिल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जो बार बार कहना चाहता हूं कि हमें दरअसल पूरा एक आतंकवाद से लड़ने का एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, फेयर, इंटीग्रिटी वाला सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, जहां 1 से 1.5 साल के अंतर्गत ये तय हो जाए कि आतंकवाद के लिए जो जिम्मेदार है उनको सजा मिले। या 18 साल, 20 साल, 25 साल जो लगता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आतंकवाद को जन्म देता है और आतंकवाद को मजबूत करता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं, आपने खुद ने कहा कि भाई आतंकवाद भी एक तरह की पॉलिटिक्स है, तो फिर तो इसका रास्ता निकलना मुश्किल काम है। और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि 2 शब्द हमने कॉइन किए, फ्रॉड नेशनलिज्म, फ्रॉड सेक्युलरिज्म। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेक्युलर लोग हैं, मतलब नहीं माना जा सकता कि जो सेक्युलर लोग हैं वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, और जो नेशनलिस्ट हैं वो भी सेक्युलर हो सकते हैं? ये हमने इतना एक कंट्राडिक्शन ऐसा कर लिया कि जो नेशनलिस्ट है वो सेक्युलर नहीं है और जो सेक्युलर है वो नेशनलिस्ट नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, महात्मा गांधी को आप सेकुलर मानते हैं या नेशनलिस्ट मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को आप सेकुलर मानते हैं या नेशनलिस्ट मानते हैं? सरदार पटेल को आप सेकुलर मानते हैं या नेशनलिस्ट मानते हैं? सरदार भगत सिंह को आप नेशनलिस्ट मानते हैं, सेकुलर मानते हैं? ये विभाजन क्यों है कि जो सेकुलर है वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता? जो यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं तो मानता ही हूँ, आप भी मानते हैं, लेकिन ये एक डिवीजन हो गया ना हमारे यहाँ। ये फर्जिल, इसीलिए इतनी डिबेट होती है कि नेशनलिस्ट किसी को कह दे तो वो समझता है कि उसको सेकुलर नहीं माना जा रहा है, या जिसको सेकुलर कह दिया उसे नेशनलिस्ट नहीं माना जाता। या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी जब हम पहचान करते हैं, मान लीजिए आज की तारीख में, वो सही है गलत है, लेकिन कांग्रेस को कह दिया हमने कि वो सेकुलर पार्टी है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। तो क्या दोनों पार्टियां दोनों नहीं है? क्या इसमें कोई विरोधाभास आप देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग सेकुलर भी थे और नेशनलिस्ट भी थे। अगर नेशनलिस्ट नहीं होते तो कुर्बानियां नहीं देते, जेलों में नहीं जाते। लेकिन मैं सावरकर को नेशनलिस्ट मानता हूं, उनको मैं सेकुलर नहीं मानता। कारण बहुत स्पष्ट, उनकी अपनी विचारधारा के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं वो एक धर्म विशेष से अपने आप को जोड़ते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ वो बातें कहते हैं। पुण्य भूमि और पितृभूमि का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट अगर आज हम चलें तो करोड़ों लाखों लोग जो डायस्पोरा है, हिंदू डायस्पोरा है, वो अमेरिका के अंदर रह रहे हो, जर्मनी के अंदर रह रहे हो, यूरोप के अंदर रह रहे हो, उनकी देशभक्ति उस देश के लिए सस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि जो है वो अमेरिका नहीं है, उनकी पुण्य भूमि भारत है। तो जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी पुण्य भूमि हिंदुस्तान में नहीं, बाहर है। क्रिश्चियंस की पुण्य भूमि बाहर है। तो उस परिभाषा से जो भारत के बाहर रहने वाले हिंदू हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हो जाता है, और जो भारत के अंदर जो मुसलमान और क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये परिभाषा ही अपने आप में गलत है, इस परिभाषा में मेरी कोई आस्था नहीं है। या जैसे गोलवलकर जी कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो ये भी कहते हैं कि हमको यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, हम थियोलॉजिकल स्टेट की बात नहीं करते हैं, हम धर्म आधारित राज्य की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो उनकी जिस विचारधारा को लेकर वो चलते हैं, वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं है। ये बात मैं मजबूती के साथ कहता हूं। अब क्योंकि ये फर्क आ गया है, इसका क्या उदाहरण है? 11 साल से मोदी सरकार है। मैं वाजपेयी सरकार को छोड़ देता हूँ कि वाजपेयी सरकार एक मेजोरिटी वाली सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, दूसरे विचार को छोड़ दे। मोदी सरकार तो एक मजबूत सरकार है, बट गठबंधन के हिसाब से भी देख लें तो वो भी मजबूत सरकार है। वो क्या उसमें कोई धर्म के आधारित राज्य को बनाने की कोशिश की गई? और सब लोग, संघ भी, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री तो संवैधानिक पद पर है, संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी और दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी अभी कहा, बार बार ये बात कहा कि हम संविधान में आस्था रखते हैं, और कोई ऐसा कारण भी मुझे नहीं लगता कि उनकी एक्टिविटी में कि वो संविधान में आस्था नहीं रखते। तो फिर जो संविधान में आस्था रखता है वो सेकुलरिज्म में तो आस्था रखता है ना? वो डाउट, वो सस्पेक्टेड है ना संविधान के प्रति। जब प्रधानमंत्री के साथ सबका विकास है और उनका लिटरेचर ये कहता है, उनकी विचारधारा ये कहती है भाई। और इसके ऐतिहासिक एक नहीं कई प्रमाण है। मैंने कहा ना कि जैसे जब गोलवलकर
दो किताबें उनकी, बंच ऑफ थॉट्स और उसके साथ वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, दोनों में वो एक ही बात कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं। ये तो सच्चाई है। सावरकर भी इसी बात को कहते हैं। और बीजेपी ने कभी भी अपने आप को गोलवलकर की विचारधारा से अलग नहीं किया, कभी भी नहीं किया, उसने किया ही नहीं। संघ ने तो खारिज कर दिया ना जो मुसलमानों को लेकर, बल्कि जो गुरुजी समग्र आया, मोहन भागवत जी ने कहा कि आप उसको छोड़ दीजिए, बंच ऑफ थॉट्स को हमने छोड़ दिया है, हम गुरुजी समग्र पर चल रहे हैं। तो फिर मोहन भागवत से बड़ा तो कोई नहीं है, सरसंघ चालक हैं वो। और संघ के मतलब ऐसा तो मैंने किसी संस्था में नहीं देखा कि अपने सरसंघ चालक की बात को खारिज कर दिया जाए, और ये उन्होंने कर दिया। और वो तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। अब आप नहीं मानना चाहते तो क्या करें? देखिए, खारिज नहीं किया उन्होंने मौजूदा माहौल के हिसाब से उसको कहा कि हम इसको पीछे छोड़ा है, और उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि उस वक्त के माहौल अलग थे, उस संदर्भ में उन्होंने वो बात कही थी। ठीक है, जिस दिन ओपनली भारत आरएसएस के लोग प्रस्ताव पारित करेंगे कि नहीं ये गलत था और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, उस दिन मैं उनको बात मानूं। दूसरी बात क्या है, कहते कुछ है करते कुछ है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो सरदार पटेल ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये हम इनको ये कहते कुछ है करते कुछ है, और हम इनको ऐसा हम इनको ये खेल खेलने नहीं देंगे। ये तो सरदार पटेल ने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप 2014 के बाद की स्थितियों को अगर आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी देश के बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहन भागवत का एक बहुत मजबूत संगठन है। अगर ये दोनों लोग चाह लें तो क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, जो नफरत फैलाने की कोशिश की, वो एक दिन के अंदर रुक जाएगी, एक दिन के अंदर रुक जाएगी। लेकिन वो रुकती नहीं है, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि ये जो बातें वो कह रहे हैं, इसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है वो नाराज हो सकता है, और हिंदुत्व अपने आप में एक गलत शब्द बन सकता है। इस डर को छुपाने के लिए वो ऑन पेपर ये बातें कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जितने लोग हैं, एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है या क्रिश्चियंस के खिलाफ वो एक तरीके से गलत बयानी करते रहते हैं, और उनके किसी के खिलाफ कोई आप यति नरसिंहानंद को देख लीजिए, आप क्यों वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। जो बातें उन्होंने दूसरे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो वो जेल चले जाते हैं, महीनों तक सालों तक उनको बेल नहीं मिलती, लेकिन ऐसे लोगों को फौरन बेल मिल जाती है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो मैं व्यक्ति को उसकी विचारधारा से आंकता हूं, दूसरी बात, और अगर विचारधारा में परिष्कार है तो फिर जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें द्वैत नहीं होना चाहिए, वो जमीन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेकुलर नहीं है। उनके नेशनलिज्म पे मुझे कभी कोई संदेह नहीं, उनकी देशभक्ति पे मुझे कोई संदेह कभी नहीं। मैं ये मानता हूं कि अगर कल हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरीके का अगर विपत्ति पड़ेगी तो आरएसएस के लोग बढ़ चढ़ के कुर्बानियां देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि आजादी की लड़ाई में तो नहीं हिस्सा लिया था ना उन्होंने, ये भी तो सच्चाई है। लेकिन क्या मैं उस आधार पर कह दूं वो देशभक्त नहीं थे? नहीं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी। जैसे आजादी की लड़ाई में जो लेफ्ट की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी थी, लेफ्ट भी भारत की आजादी को झूठी आजादी मानता था। वो तो कहता था कि सत्ता जो है वो एक अंग्रेजों से निकल के, इंपीरियलिस्ट फोर्स से निकल के बुर्जुआजी के पास चली आएगी, जो सरवारा के पास जो सत्ता जानी चाहिए वो नहीं होगी। तो क्या मैं मान लूं कि लेफ्ट वाले भी देशभक्त नहीं थे? भाई, सब देशभक्त, सब देश के बारे में सोच रहे थे। उनके भारत को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी रणनीति में उनके बदलाव था। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने ठीक है, आपने जिक्र कर दिया लेफ्ट का लेकर, लेकिन आजादी की लड़ाई में जब भी हिस्सेदारी की बात होती है तो संघ को एक कटघरे में खड़ा किया जाता है। ठीक है, वो फैक्ट है कि उन्होंने नहीं लिया, शामिल नहीं किया। क्या कारण थे गोलवलकर जी और गांधी के बीच की चिट्ठियों का जिक्र आज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी या जो भी सोच था उसमें वो रहे। और गोलवलकर ने कहा कि जिसको जाना है लड़ाई लड़े, संघ के प्रतिनिधि के तौर पर ना लड़े। लेकिन लेफ्ट को लेकर कभी इस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और आज हमें लगता है कि वो आजादी का आंदोलन है, उस वक्त हो सकता है कि वो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस का आंदोलन है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना। आज हम इसको इस तरह से परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि वो आज आजादी के आंदोलन के तौर, लेकिन 40 साल 50 साल वो आजादी का आंदोलन चला था, उसमें मोटे तौर पर कांग्रेस का आंदोलन था, तो वो पॉलिटिकली भी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, जैसे आपने ये बात कही, क्या इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कांग्रेस और कुछ और पार्टियां जो वो केवल मुस्लिम बेस राजनीति करती हैं, जो हिंदू राजनीति की बात आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी, क्या ये सच नहीं है कि वो भी किसी भी लेवल पर, वो चाहे अवैध घुसपैठियों की बात आएगी, बांग्लादेशियों की बात आएगी, SIR की बात आएगी,
तो हमेशा इस तरह से खड़े होंगे कि ये सारा की सारी एक्सरसाइज मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। एसआईआर भी संविधान के तहत कानून की व्यवस्था जो भी रही है, जिस सरकार में भी रही है, 2003 में हुई, 2004 में हुई, या जब हुई, या अवैध घुसपैठियों का मामला है, वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी का फैसला तो नहीं है ना। क्या देश अवैध घुसपैठियों को रखना चाहता है? जब अमेरिका अवैध हिंदुस्तानियों को भेज देता है हथकड़ी लगाकर, तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दोनों जो ध्रुव है एक ही तरह से तो नहीं चल रहे, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। देखिए, जब पोलराइज पॉलिटिक्स होती है या हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स से डिबेट होती है, तो उसमें जिस एक चीज की मृत्यु पहले ही हो जाती है वो है सच्चाई। इस पूरी डिबेट में जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, कौन से मुसलमान का अपीजमेंट हुआ भाई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वो तो कहता है दलितों से ज्यादा उनकी स्थिति खराब हुई है। 2% से आबादी 13% है और उनकी 2% लोग भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। तो अपीजमेंट से फायदा क्या हुआ? आप ये कह दीजिए कि चलिए ठीक है, उन्होंने मुसलमानों के संबंध में कुछ फैसले कर दिए या उनके मौलानाओं को कुछ फैसला कर दिया उनको। अगर अपीजमेंट था तो उसका फायदा उनको क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब का फायदा, सवाल ये नहीं है, ये तो पॉलिटिकल सवाल है कि अवैध जो ये अपीजमेंट का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो फैक्ट है कि नहीं हुआ फायदा, लेकिन क्या पॉलिटिक्स अपीजमेंट की गई कि नहीं की गई? शाबानों से लेकर वक्फ तक ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है कि नहीं है? मुसलमानों के, ये तो हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। जो लोग हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या उससे हिंदुओं का फायदा हो रहा है? ये सवाल तो वहां भी खड़ा किया जा सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहबानों के मामले को आप मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं। कहिए, क्या उस वक्त का जो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रेशर था या नहीं प्रेशर था? कभी कभी आपको अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं तो आपको पब्लिक ओपिनियन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब शाहबानों का मामला आया था तो कितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम कम्युनिटीज ने जाके सड़कों पर उतर के डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि नहीं किया था। यहां तक बात आ गई थी कि हम 26 जनवरी का भी बाइकआउट करेंगे, जो शहाबुद्दीन ने किया था, जिसकी खूब जम के आलोचना हुई थी। मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉलिटिकल डिबेट पोलराइज्ड हो जाती है तो मुस्लिम अपीजमेंट का वेपनाइजेशन करके कांग्रेस को मुस्लिम परस्त घोषित करने की कोशिश की गई। अब मैं दूसरा सवाल यहां खड़ा कर देता हूं। नहीं, मैं इस सवाल को पहले दूसरे तरीके से आपसे समझना चाहता हूं कि बेनिफिशियरी होना और अपीजमेंट होना अलग अलग शब्द है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं। चलिए, मैं तो ये मान लीजिए कि अपीजमेंट किया गया, उस अपीजमेंट से हिंदुस्तान को नुकसान क्या हुआ, मैं तो ये जानना चाहता हूं। चलिए, अपीजमेंट किया गया, नहीं, वो पोलराइज हुआ ना पॉलिटिक्स। नहीं, पोलराइजेशन बढ़ा ना। घर के अंदर 5 लोग थे, एक बेटे को थोड़ा सा ज्यादा कहा गया, उसको थोड़ा ज्यादा दुलरुआ मान लिया गया, इतना ही तो हुआ ना। ऐसा तो नहीं था घर बढ़ता है ना, उसके 4 भाई परेशान होते हैं। मान लिया, बिल्कुल आपकी बात मान लिया, लेकिन उसको तिल का ताड़ बना देना, ये इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं आपसे कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात की जा रही, ठीक है, क्या इसका कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्या कोई इस पे व्हाइट पेपर लाया गया? क्या कभी ये बताया गया कि इतने लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और ये सारे लोग जो है वो बांग्लादेशी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ये एक्सरसाइज असम में की गई, करीब 20 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये बांग्लादेशी हैं। उनमें से बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। लेकिन जब हम घुसपैठिए की बात करते हैं तब ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कि मुसलमान यहाँ ज्यादा आ गए। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, इससे क्या फर्क पड़ता? आप उनको भेजिए बांग्लादेश, क्यों नहीं भेजे आपने? वो पूरी एक्सरसाइज रुक गई। उससे क्या मैसेज गया? न मुसलमानों को, जो मुसलमान घुसपैठिए तो उनको आपने बाहर भेज पाए, न जो हिंदू घुसपैठिए था आप उनको बाहर भेज पाए। क्यों? अगर आपको वाकई लगता है घुसपैठियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात, क्या आज तक कभी ये साबित हो पाया कि ये रोहिंग्या आए हैं या जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, इसकी वजह से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा मिला है? क्या एक भी आतंकवादी गतिविधि में इनमें से किसी के एक का इन्वॉल्वमेंट मिला है? मिला है तो कोई मुझे बता दे, एक का भी मिला? लव जिहाद के बारे में बातचीत करते हैं, बड़ी बड़ी डिबेटें इस पर हो गई, केरला से मामला शुरू हुआ, क्या आज तक एक केस प्रूव हुआ जिसमें कहा गया कि लव जिहाद है? आपको मालूम, उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी आदित्यनाथ शुरू में आए थे तो कानपुर के 6-7 केसेस निकाल लिए गए थे। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि इसमें तथ्य नहीं है। तो क्या ये माने कि राजनीति का पोलराइज करने के लिए, लोगों के दिमाग को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लव जिहाद की बात है, लैंड जिहाद की बात है, ऑपरेशन रोमियो की बात की जा रही है, या फिर घुसपैठियों की बात की जा रही है, रोहिंग्यास की बात की जा रही है,
ये किया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? मैं एक चीज और कहता हूं, रोहिंग्या के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है और उसको इतना बड़ा डिमोनाइज कर दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परसिक्यूटेड कम्युनिटी है वो है रोहिंग्यास। वो बेचारे चाइना के अंदर समंदर पार करके वो आए। एक उदाहरण बताइए जब किसी रोहिंग्या ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया भारत के अंदर, या वो आईएसआई के एजेंट बन के निकले हुए हो, जिनके साथ हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आज की तारीख में सरकार गाजा में जिस तरीके से विनाश हो रहा है, क्या भारत सरकार कुछ बोलती है क्या इसके ऊपर? सोनिया गांधी को क्यों लेख लिखने की जरूरत पड़ती? वो जो बेचारे मासूम बच्चे हैं जिनको स्टारवेशन डेथ हो रही है, आप सोचिए, मतलब आपके घर का एक बच्चा जो है, आप उसको खाना नहीं दे पा रहे हैं, वो बेचारा आप देख रहे हैं तिल तिल कर मर रहा है, क्या उसके प्रति भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है या नहीं है? हम मानते हैं 7 अक्टूबर को जो इजराइल के साथ हुआ वो भयानक, घृणित था, जघन्य था, लेकिन आज जो हो रहा है पूरी दुनिया के सामने जो हो रहा है, मानवता के माथे पर इतना बड़ा कलंक है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान है इसलिए कोई नहीं बोल रहा उनके खिलाफ। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, लेकिन यही सवाल जो उनके विरोधी है, यही सवाल तो उनके विरोधी करते हैं, सोनिया जी के विरोधी लोग करते हैं। आपने बात ठीक कही, गाजा पर भारत सरकार का जो रुख है उसमें कोई मतलब ऑफिशियल तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। ऑफिशियल तौर पर मुझे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन आप जो बात कर रहे हो ठीक है कि किस तरह से करना चाहिए। जो उनके विरोधी हैं, सोनिया जी के विरोधी, आपने सोनिया जी के गाजा के लेटर के जिक्र कर दिया, आर्टिकल का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोनिया जी को गाजा के जो लोग हैं मारे गए हैं या तकलीफ में, उसमें कोई ये नहीं कह रहा कि उनकी तकलीफ गलत है, लेकिन उनकी तकलीफ पर सोनिया जी चिट्ठी लिखती हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जाते हैं तब सोनिया जी चिट्ठी नहीं लिखती, इसे मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं। ये है फर्क। अब भारत सरकार को, चलिए मान लीजिए सोनिया गांधी ने चिट्ठी नहीं लिखी, बांग्लादेश में कितने हिंदू मरे इसकी कोई जानकारी हमारे पास है, या सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है इसको? क्या वहां की बांग्लादेश की सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान नहीं की? पहचान की। मैं कहता हूं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, अगर आप इसको राजनीतिक नारे में कन्वर्ट कर देंगे तब मुझे प्रॉब्लम है। आप बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पे सोनिया गांधी बोले या ना बोले, भारत सरकार को एकदम, बांग्लादेश की सरकार को एकदम पूरी तरीके से टाइट कर देना चाहिए। लेकिन आप नहीं मानते कि सोनिया जी नहीं बोलेंगी तो लोग कहेंगे कि ये अपीजमेंट है? अब मैं दूसरे तरीके से सवाल को देखता हूं, जो इसका प्रॉब्लमेटिक एरिया है। कल भारत के अंदर अगर मुसलमानों के साथ कुछ होगा और बांग्लादेश बोलेगा तो हम क्यों कहते हैं कि हमारे इंटरनल मामले में आप दखल मत दीजिए? जब अमेरिका बोलता है तो क्यों कहा जाता है कि हमारे इंटरनल मामले में दखल मत दीजिए? जब पाकिस्तान कहता है तो हम क्यों कहते हैं हमारे इंटरनल मामले में दखल मत दीजिए? आप बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल भारत सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि आप बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं? तो जैसे आपको फिर फिलिस्तीन और इजराइल पर भी हो सकता है। बिल्कुल 100% मैं आपकी राय से सहमत हूं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं मानवता से परे होते हैं। मानवता जो मानवीय, जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्सल वैल्यूज के प्रश्न होते हैं। जहां कहीं भी निर्दोष लोगों का कत्ल होगा या होता है, वहां भारत सरकार को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो। जो सोनिया गांधी, मैं सोनिया गांधी का समर्थक नहीं हूं, न कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी उसी चिट्ठी में जो 7 अक्टूबर को घटना हुई है उसकी जम के निंदा की है, आलोचना की है, और उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन आज जो इजराइल कर रहा है गाजा के अंदर, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। और खुद इजराइल ने लोगों की नजर में अपने आप को बहुत छोटा कर दिया है। लोगों को अब जो होलोकास्ट था उसकी याद आने लगी है कि जो कम्युनिटी इतने लंबे समय तक सफर की है, वो कम्युनिटी या उस कम्युनिटी के लोग इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो नेतन्याहू की पॉलिटिक्स के खिलाफ है, जो गाजा में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करती है। समर्थन में नहीं। सरकार जो कर रही है इस वक्त, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि सोनिया गांधी ने बांग्लादेशियों के ऊपर नहीं बोला, तो क्या वो सारे लोग बोलेंगे जो गाजा में हो रहा? एक आदमी बोलेगा उसमें? नहीं, तो गाजा पर तो सरकार ने जो अपनी राहत सामग्री थी, मदद थी, वो तो की है ना उसको लेकर। और फिलिस्तीन, और मैंने कहा फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप ज्यादा विद्वान हैं, आपको अगर समझ में आता है तो मुझे समझाइए ये बात। अभी पिछले दिनों एक प्रस्ताव था, मुझे ध्यान नहीं पड़ा वो ब्रिक्स का था या एससीओ का था, जिसके किसी एक का प्रस्ताव था, या यूएनओ में था, मुझे दिमाग से उतर गया, जिसमें सीजफायर के बारे में कहा गया, भारत सरकार ने विड्रॉ कर लिया, एब्सटेन किया था।
मुझे मुझे आप एग्जैक्टली वो संस्था हाँ याद वो नहीं। ठीक है, वो अभी हुआ ये। तो ये अरे इजराइल के साथ तो संबंध, हर देश के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमारे संबंध मल्टी इजराइल से अलाइन अच्छे हो। डिप्लोमेसी पर हम जब चल रहे हैं तो वो अलग इशू है कि उसको, खैर इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ जो है कुछ मामला बहुत आगे बढ़ गया है, और एक तरफ हम इतिहास के जो कब्र है वो नेहरू से खोद रहे हैं, दूसरी तरफ सावरकर से खोद रहे हैं। क्या जो प्रियंका जी ने उस दिन बोला कि भाई मैं, आप सब इतिहास में चलते हैं, मैं वर्तमान के साथ जीना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ये गैप कर दें और वर्तमान के साथ जीना के शुरू करें? देखिए विजय जी, आप जैसे विद्वान लोगों की परेशानी है, आप सावरकर को पढ़ेंगे और फिर गोलवलकर को पढ़ेंगे या फिर नेहरू को पढ़ेंगे या फिर डिबेट होगी। हम तो कह रहे हैं आज की लड़ाई जो है हिंदुस्तान की, आज से शुरू की जाए। मैं तो कहता हूं कि आप नेहरू को छोड़ दीजिए, मैं सावरकर को छोड़ देता हूं। तकलीफ कहां पे देखिए, जो राष्ट्रीय आम सहमति के जो मुद्दे हैं उनमें क्या हम अपनी राजनीति को किनारे करके एक साथ चल सकते हैं क्या? 1971 को हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विजय जी ईमानदारी से सिर पे इसमें कोई बात नहीं, हाथ रख के। हाँ। उसमें आप बीजेपी के लोग एक चिट्ठी निकाल के मिसकोट करते हुए कहते हैं इंदिरा गांधी तो निक्सन के सामने नहीं, वो बहुत आपत्तिजनक है। मैंने उस पर उसकी भी चर्चा की, और फिर प्रधानमंत्री ने भी और होम मिनिस्टर ने भी उसकी चर्चा की है ना। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, क्योंकि हाउस में तो प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने भी तारीफ की 1971 की। आप देखिए करगिल के मसले पर तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं गलत करता, नहीं कर रहा। मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन बीजेपी ने कहा ना कि कांग्रेस ने कारगिल दिवस नहीं मनाया, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया। ये देखिए ये सब अपने अपने रेटरिक्स की बात है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, और मुझे तो वो बयान बाइट अभी भी याद है कि जब करगिल की मीटिंग हो रही थी तो सीसीएस की मीटिंग से जॉर्ज फर्नांडिस बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने उनको बताया कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं। आपको ध्यान है? वो तो वाजपेयी जी को फोन करके उन्होंने कहा था, मुझे याद है। और मैं नवाज शरीफ जी, तो हम करगिल में हम ये मान के चलते हैं कि नवाज शरीफ का हाथ नहीं था, परवेज मुशर्रफ का हाथ था। यही तो हम ऑपरेशन सिंदूर में भी कर रहे हैं। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे? आप ये कंफ्यूजन, मैं जो कहना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे एक आम सहमति क्यों नहीं बन सकती? और ये हमारी राजनीति, ये सवाल तो सबके साथ होता है ना सर। ये बस सुनिए मेरी बात, ये हमारी राजनीति की सबसे बड़ी विफलता है। कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है, बीजेपी भी उतनी जिम्मेदार है, और इस देश को एक स्टेट्समैन की जरूरत है जो खड़ा होकर कह सके कि जो गलत है सो गलत है, जो सच है वो सच है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज हमारे बीच में कोई स्टेट्समैन नहीं है। हमारे बीच में न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति करने वाले सिर्फ नेता हैं और कुछ नहीं। वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यही हमारे देश की और हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी पीड़ा है। इसको आप भी समझते हैं, इसको मैं भी समझता हूं। इसीलिए हम दोनों लोग जो हैं वो इधर से भी मारे जाते हैं और उधर से भी मारे जाते हैं। तो आप आगे बढ़िए ना, मैं समझता हूं आप जैसे स्टेट्समैन आगे बढ़िए। मैं तो देखिए, मैं तो राजनीति में जाके अपने हाथ पैर जला चुका हूँ। बात भी आप सच बोलते हैं। हाँ, मैं विजय जी, मैं तो राजनीति में जाके अपने हाथ पैर जला चुका हूँ। मैं राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुझसे बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बदला नहीं ले रहा हूँ, ना मैं आपको मैं राजनीति में धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अफसोस की बात, देखिए हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा के स्तर पर उनका समर्थक नहीं, लेकिन वो स्टेट्समैन थे। उनके अंदर ये हिम्मत थी, वो कश्मीर में जाके कह सकते थे कि हमें कश्मीरियत, हमको इंसानियत की जरूरत है, जमहूरियत की जरूरत है। वो करगिल पर हमले के बाद भी उनके अंदर वो जज्बा था कि वो अमन, वो जो है वो लाहौर जाके शांति की बात कर सकते। देखिए, शांति ही इस देश को आगे ले जा सकती। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। युद्ध में तो जाने जाती हैं, कत्ल होते हैं, घर बर्बाद होते हैं, देश बर्बाद होते हैं। हर बार 10 बार युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन 20 बार शांति की कोशिश करनी चाहिए। आज नहीं हो रही है। और जो करता है शांति की बात, मैं तो टीवी चैनल पर जब कहता हूं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो लोग मुझे देशभक्त नहीं, देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान परस्त कहते हैं, गालियां देते हैं। मुझे फोन पे मुझे फोन पे गालियां दी जाती। मैं क्या करूं बताइए, क्योंकि मैं सही बोलता हूं।
इसीलिए मैंने कहा कि अब आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। लाल शर्ट आपने पहन रखी है, विद्रोही रंग आपका है, मेरा तो देखिए रंगहीन है। नहीं, आप तो शांति अभी वो है ना, सद्भाव वाले लोग। नहीं, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ भी नहीं, आप नहीं, ही मेरे अच्छी साथ बात है, अच्छी बात है और सच बोलते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुझे नहीं पता कि हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि सच के साथ हम चलें। आपने वक़्त निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोग देखेंगे इस थैंक प्रोग्राम यू को सर। तो समझ आएगी बात कि किस तरह से बात होती है और क्या बातें समझने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।